हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए, जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने जो है पिछले वीडियो में पंचायती राज के कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था कि पंचायती राज आया कैसे था, किस अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, साथ ही साथ हमने जो है इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे उसको भी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप जो है इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत को। तो ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि काफ़ी डीप में जो है क्वेश्चन आपके पंचायती राज और नगर निकाय से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने जो है पिछली वीडियो में देखा था कि जो पंचायती राज की जो छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, द्विस्तरीय के लिए जो है जिस राज्य में अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, 20 लाख से कम अगर जनसंख्या होती है, तो वहाँ पे जो है द्विस्तरीय व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है वो कौन सी है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब जो है सबसे नीचे लेवल पे आपका ग्राम पंचायत है, दूसरे में आपका जनपद पंचायत है और फिर जिला स्तर पे जो है आपका क्या है? जिला पंचायत है। ठीक है, तो चलिए हम पहले ग्राम पंचायत को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत की अगर संरचना देखें तो ग्राम पंचायत में जो है पंच, सरपंच और उप सरपंच आते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्वाचन होता है पंच और सरपंच और उप सरपंच का, जैसे हमने देखा था पार्षद है, महापौर है, अध्यक्ष का जिस तरह से निर्वाचन होता है उसी तरह जो है यहाँ भी जो है पंच, सरपंच और उप सरपंच जो है चुने जाते हैं। अभी इसमें होता कैसे है? तो जो पंच और सरपंच है, ठीक है, इसका जो चुनाव होता है, वो निर्वाचन होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब जनता के द्वारा जो है वोट दिया जाता है। ठीक है, मतदान दिया जाता है। फिर जो है आपका पंच और सरपंच आते हैं, इसी को जो है प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है या प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। बात करते हैं उप सरपंच की। तो उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब कि जो पंच है, ठीक है, वो अपने बीच में से ही किसी एक सदस्य को चुनते हैं और उसको जो है उप सरपंच जो है बनाते हैं। तो ये जो है क्या होता है? अप्रत्यक्ष। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर जो सरपंच जो चुन के आया है, ठीक है, अगर ये सरपंच जनरल कैटेगरी का होता है, अगर ये सरपंच जो है जनरल है, तो उप सरपंच उसी को यहाँ पे चुना जाएगा या उसी को बनाया जाएगा जो SC ST या OBC का होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जो सरपंच जो बनाया गया है वो अगर ST SC या OBC का है, ठीक है, तो उप सरपंच के लिए ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। उप सरपंच जो है SC ST OBC या जर्नल का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इनकी न्यूनतम आयु कितनी है। तो इनकी न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, सरपंच या उप सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। ठीक है, ऐसे ही हमने जो है पार्षद में देखा था, तो उसमें भी जो है न्यूनतम आयु कितनी थी? तो 21 साल। ठीक है, वार्ड संख्या देखते हैं, वार्ड कितना होना चाहिए जहाँ पे ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। तो न्यूनतम अगर वार्ड 10 है या अधिकतम वार्ड 20 है, ठीक है, तो वहां पे जो है ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या की बात करते हैं तो वार्ड की जनसंख्या जो है, अगर कोई किसी एक वार्ड बनाया गया है तो उस वार्ड की जनसंख्या जो है न्यूनतम 100 होनी चाहिए या अधिकतम ये 1000 तक हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। यदि कोई सरपंच है, सरपंच है या उप सरपंच है, ठीक है, ये जो है अगर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, उपसभापति, सहकारी समिति का अगर बन जाता है तो उसे अपने पद से त्याग देना पड़ता है। मतलब अगर वो पंच है या सरपंच है या उप सरपंच है, जो भी है, ठीक है, अगर वो लोकसभा, राज्यसभा इनका जो है अगर मेंबर बन जाता है तो वो जो जिस पद पे होगा, चाहे उस पंच पद पे होगा तो उसको पंच पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, सरपंच के पद पे होगा तो सरपंच के पद से त्याग करना पड़ेगा। मतलब जो जिस पद पे बना रहेगा उस पद से उसको जो है त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, एक पंच जो है 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक पंच केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा। और ध्यान रखिए, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो एक व्यक्ति जो है पंच और सरपंच दोनों का जो है चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, दोनों का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों जीत जाता है, पंच का भी और सरपंच का भी दोनों जीत जाता है, तो
पंच जो है क्या कर, पंच का जो पद होगा उससे उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो है 7 दिन के अंदर जो है एक पद को वो इस पद का जो है त्याग कर देता है, ठीक है। आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है SC ST आरक्षण दिया जाएगा, जहाँ पे जनसंख्या के अनुपात के आधार पे होगा। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पे जो है वहाँ की SC ST का आरक्षण दिया जाता है। और इसमें भी जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा SC ST के, ठीक है। अगर SC ST का आरक्षण जो है 2 सीट है, ठीक है, तो इसमें 50 मतलब 1 सीट जो है किसके लिए रिजर्व होगा, SC ST महिलाओं के लिए, ठीक है, मतलब 50%। SC ST का अगर आरक्षण कहीं पे 50% से कम है, ठीक है, तो वहां पे जो OBC का आरक्षण होगा वो उसको जो है 25% करना होगा, ठीक है। अगर SC ST का आरक्षण 50% से कम है तो OBC का आरक्षण जो है वहां 25% होगा। महिलाओं का आरक्षण जो है कुल जो है संख्या है, कुल जितनी वार्ड है, ठीक है, कुल जितनी सीटें हैं, ठीक है, उसमें महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज में व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को कम से कम 1/3 जो है वहां पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं, जैसे कि ऐसे बहुत से राज्य हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ है, बिहार है, ठीक है, या आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है महिलाओं का आरक्षण जो है 50% है। वहां की राज्य सरकार स्वतंत्र है कि वो जो है आरक्षण बढ़ा सकती है, लेकिन वो 1/3 आरक्षण से कम जो है वहां पे महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कोई अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे ग्राम पंचायत बनाया गया है तो वहां का सरपंच जो है ST ही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर कोई अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, जो नक्सली इलाके होते हैं, वहां पे अगर ग्राम पंचायत बनाई जा रही है तो जो वहां सरपंच चुना जाएगा वो ये तय है कि उसको ST से ही चुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई वार्ड है, ठीक है, किसी वार्ड में आरक्षण है, SC ST या OBC के लिए वहां पे आरक्षण है, लेकिन उस वार्ड में ST SC OBC का कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो क्या किया जाएगा, वहां की जो सीट होगी वहां पे जो है जर्नल को दे दिया जाएगा या वो सीट जो है अनरिजर्व होगी, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल देखिए, मीटिंग जैसे ही नामांकन जारी कर दिया जाता है कि ये जो है इस वार्ड से ये पंच या सरपंच जो है नियुक्त होकर आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है जैसे ही नाम की सूची जारी कर दी जाती है वैसे ही जो है मीटिंग बुलाया जाता है। जैसे ही नाम की सूची जारी की जाती है उसके 30 दिन के अंदर जो है वहाँ जो सचिव होते हैं उसके द्वारा जो है मीटिंग बुलाई जाती है। तो जिस दिन मीटिंग बुलाई जा रही है, जो पहला सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, उससे 5 वर्ष तक जो है ग्राम पंचायत बने रहेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष जो है उसका कार्यकाल होता है पहली मीटिंग से, याद रखिएगा, पहली मीटिंग से, ठीक है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती, किसी कारणवश 5 ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है, ठीक है, तो वहां क्या होगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग होंगे वहां पे 6 माह के अंदर जो है दोबारा से चुनाव करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, अगर ग्राम पंचायत जो है विघटित हो जाती है, ठीक है, विघटित होने के टाइम पे जो है केवल जो है कार्यकाल का 6 माह ही बचा रहता है या शेष रहता है, तो इस स्थिति में जो है वहां पे दोबारा से चुनाव नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें जो है जिसको आपको याद रखना है। आगे चलिए, कुछ नोट है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यदि किसी वार्ड में पंच का चुनाव नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में, देखिए कोई वार्ड है वहां पे चुनाव चल रहा है, ठीक है, मान लो एक वार्ड है जहाँ पे जो है पंच का चुनाव जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो है ग्राम पंचायत का कोई भी कार्य जो है बाधित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 10 वार्ड है, ठीक है, 10 वार्ड में एक वार्ड पे चुनाव नहीं हुआ, 9 वार्ड पे जो है चुनाव हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक वार्ड के चुनाव के लिए जो है पूरा जो है ग्राम पंचायत के कार्य को रोका जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ग्राम पंचायत का कोई भी कार्य बाधित नहीं होगा और 9 वार्ड से जो सदस्य हैं, ठीक है, वो जो है उप सरपंच जो है चुन लेंगे, ठीक है। यदि सरपंच का चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, किसी कारणवश किसी वार्ड में है, ठीक है, सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया,
तो पंच जो है अपने बीच में से ही किसी सदस्य को सरपंच चुन लेते हैं, ठीक है, और उप सरपंच के साथ ही जो है सरपंच जो है चुन लिया जाता है। अयोग्यता की बात करते हैं तो अगर वो साक्षर नहीं है, ठीक है, साक्षर तो होना चाहिए, लेकिन अगर वो साक्षर नहीं है, मान लो वो साक्षर नहीं है, तो उसकी एज जो है 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई पंच है, ठीक है, अगर वो साक्षर नहीं है, तो साक्षर नहीं है तो 30 वर्ष से कम आयु का वो नहीं होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज अयोग्यता ये है कि अगर वो शासकीय संपत्ति या कोई सरकारी भूमि होती है, उसका अगर वो अतिक्रमण कर लेता है तो भी वो जो है अयोग्य होगा, ठीक है। निर्वाचित होने के 1 वर्ष के भीतर उसको जो है उस ग्राम में, जिस ग्राम का वो है, जिस वार्ड का वो है, उसको वहां पे जो है शौचालय बनाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको जो है अयोग्य साबित कर दिया जाता है। पंचायत द्वारा देनदारी बकाया होती है, मतलब पंचायत का उसने पैसा लिया है, ठीक है, अब वो जो है दोबारा जो है वो पैसे जो है मांगे जा रहे हैं, उनकी देनदारी मांगे जा रही है, तो वो अगर 30 दिन के भीतर या 30 दिन के अंदर वो जो है उसको वापस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो भी वो जो है क्या होगा, अयोग्य होगा। त्यागपत्र की बात करते हैं तो पंच जो होंगे वो सरपंच को अपना त्याग पत्र देते हैं, और सरपंच या जो उप सरपंच होगा वो जो जिला उप संचालक होते हैं वहां पे, ठीक है, उसको जो है अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है। कोरम की बात करते हैं। कोरम जिसको गणपूर्ति कहते हैं, मतलब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी मीटिंग को या किसी सम्मेलन को स्टार्ट करने के लिए, किसी विषय पे चर्चा करने के लिए कम से कम वहाँ पे जो है सदस्य जितने होने चाहिए, ठीक है, उसको वहाँ पे कोरम मतलब कहा जाता है। मतलब इतने सदस्य होंगे तभी जो है वहाँ पे मीटिंग या किसी विषय पे जो है चर्चा होगी। तो ग्राम पंचायत के लिए कोरम की सीमा रखी गई है, जितने सदस्य हैं उसके 50% जो सदस्य होंगे तभी जो है वहाँ मीटिंग स्टार्ट होगी, तभी जो है कोरम पूरा समझा जाएगा। अगर कोरम नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो सरपंच जो है उस मीटिंग को जो है, उस सम्मेलन को स्थगित कर देता है, ठीक है। फिर से जो है सेकेंड टाइम जो है बुलाया जाता है, उस मीटिंग के लिए चर्चा की जाती है। अगर उसमें भी कोरम पूरा नहीं हो पाता है, गणपूर्ति नहीं हो पाती है, तो मीटिंग चलती रहेगी, लेकिन जो नए जो विषय होंगे, नए जो सब्जेक्ट लाए जाएंगे जिस पर चर्चा होनी है, उस पर जो है चर्चा नहीं होगी। या ये समझ लीजिए नए विषय पर जो है कोई चर्चा नहीं होगी, अगर जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती है तब तक, ठीक है। आगे देखते हैं, सरपंच द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत का मीटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। सरपंच द्वारा मीटिंग बुलाने में असफल होने पर, अगर मान लो सरपंच द्वारा जो है प्रत्येक माह में 1 बार मीटिंग बुलानी है, अब किसी कारणवश सरपंच जो है मीटिंग नहीं बुला पाता है, असफल हो जाता है, तो जो 25 दिन बाद, ठीक है, 1 महीने में बुलाना है मतलब 30 दिन में, ठीक है, अब 25 दिन देख लिया कि कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तो 25 दिन बाद जो है क्या होता है कि वहां पंचायत जो सचिव होते हैं, ठीक है, वो सम्मेलन की क्या कर देते हैं, सूचना जारी कर देते हैं। मतलब वहां का पंचायत सचिव जो है उस सम्मेलन को बुलाता है, ठीक है। और पंचायत सचिव क्या करता है कि जो विगत सम्मेलन है और चालू सम्मेलन, जो सम्मेलन चल चुका है पहला सम्मेलन का और जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसके भी जितना भी आय व्यय है, ठीक है, उसका ब्यौरा जो है ग्राम पंचायत के समक्ष रखता है इस मीटिंग में। आगे विशेष सम्मेलन पे देखते हैं तो पंचायत के जो है 50% जो है सदस्य जो हैं अगर लिखित आवेदन करते हैं, अगर कोई विशेष आकस्मिक कोई सम्मेलन बुलाया जाता है, किसी विशेष सब्जेक्ट पे चर्चा करनी होती है, ठीक है, कोई ज्वलंत समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो अगर कोई उस पर जो है सम्मेलन बुलाया जाता है उसको विशेष सम्मेलन कहा जाता है। तो पंचायत के जो 50% सदस्य हैं वो लिखित आवेदन दे साथ में अपने हस्ताक्षर के, ठीक है, तब जो है वो विशेष सम्मेलन बुलाया जाएगा।
देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है, ठीक है, कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप जो है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, जिससे जो है मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँ, ठीक है। तो विशेष सम्मेलन के लिए जो है वहाँ के 50% सदस्य जो है लिखित आवेदन करेंगे हस्ताक्षर के सहित, तभी जो है बुलाया जाएगा। और उस जब ये जो है मीटिंग जो है 7 दिन के अंदर जो है बुलाना होगा, ठीक है। जिन्होंने मांग कर दी गई है कि हाँ अब हमें विशेष सम्मेलन बुलाना है, लिखित भी दे दिया गया है, तो 7 दिन के अंदर जो है सम्मेलन बुला लिया जाएगा। पंचायत द्वारा एक बार अंतिम रूप से जो निपटाए गए विषय पर, ठीक है, अगर कोई विशेष सम्मेलन है, ठीक है, विशेष सम्मेलन पे कोई विषय लाया गया है, अब उस विषय को जो है उस सम्मेलन में निपटा दिया गया है, मतलब सारी बातें चर्चा जो है उस सम्मेलन पे हो गई है, ठीक है। तो अगले जो है 6 माह तक जो है उस पर जो है या उस विषय पर जो है कोई भी विचार या पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 3/4 सदस्य, अगर मानकर जितने सदस्य हैं उसके अगर 3/4 सदस्य ये मांग कर दे कि हाँ अब जो पिछला जो विशेष सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिस पे चर्चा की गई थी, उस पे कुछ बातें रह गई है जिस पे चर्चा नहीं हो पाई है और उन चीज़ों को हमें वहाँ पे बताना है, ठीक है, तो इस स्थिति में जो है चर्चा हो सकती है, ठीक है। किसी भी ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है, कोई ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव नियुक्त किया जाता है। तो किसी एक ग्राम पंचायत के लिए भी पंचायत सचिव नियुक्त किया जा सकता है, या एक से अधिक, मतलब 2 या 3 ग्राम पंचायत के लिए जो है एक ही जो है पंचायत सचिव नियुक्त किया जा सकता है। और इसकी जो नियुक्ति कौन करेगा, जो पंचायत सचिव होगा उसको नियुक्त कौन करेगा, तो जो राज्य सरकार होगा, ठीक है, जो राज्य सरकार होंगे वो उनके द्वारा जो है पंचायत सचिव को नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें। तो चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।